पहाड़ों पर सूरज ढल चुका था। आकाश में हल्की सी लालिमा थी। गांव की औरतें घर की ओर लौट रही थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। तभी दूर जंगल से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसी आवाज जो किसी के गले से निकलने वाली आखिरी चीख जैसी थी। और फिर सब कुछ बदल गया। कहानी है चौगढ़ की। कुमाऊं की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव। आज यह गांव शांत और सुंदर दिखता है, लेकिन 100 साल पहले यही गांव एक ऐसे खौफ से कांप उठा था जिसकी दास्तान आज भी लोगों को याद है। यह कहानी है एक बाघिन की, लेकिन यह कोई साधारण बाघिन नहीं थी। यह बाघिन थी जिसने अपने बच्चों के साथ मिलकर इंसानों का खून चखा और फिर धीरे धीरे पूरे इलाके में चौगढ़ की नरबख्शी बाघिन के नाम से जानी जाने लगी। साल 1920 के आसपास की बात है। कुमाऊं के गांव में जीवन सरल और शांत था। लोग खेतों में काम करते, औरतें जंगल से लकड़ियां और चारा लाती, बच्चे पगडंडियों पर खेलते। रात होते ही दियों की लौ टिमटिमाती और लोग आराम से सो जाते। जंगल और इंसान का रिश्ता यहाँ पुराना था। बाघ, तेंदुए, भालू सब इस क्षेत्र के स्वाभाविक निवासी थे। लेकिन गांव वाले कहते थे, बाघ एक ऐसा प्राणी है, अगर तुम उसे छेड़ो नहीं तो वह भी तुम्हें नहीं छेड़ेगा। यह मान्यता थी, मगर जल्द ही यह विश्वास टूटने वाला था। धीरे धीरे चौगढ़ में अजीब घटनाओं की आहट आने लगी। पहले तो लोग समझ नहीं पाए। एक महिला जंगल में गई और वापस ही नहीं लौटी। गांव वाले बोले, शायद वो रास्ता भटक गई होगी। दूसरे दिन उसका शव मिला, फटा हुआ। चिथड़े चिथड़े हो चुके थे उसके शरीर पर पंजों के गहरे निशान थे। गांव में हलचल मच गई। ये किसका काम हो सकता है? तेंदुआ, भालू या फिर बाघ? लेकिन बाघ के हमले में आमतौर पर इंसान बच भी जाता है। यहाँ तो औरत का पूरा शरीर खा लिया गया था। लोगों ने इसे एक दुर्घटनापूर्ण घटना मानकर भुलाने की कोशिश की, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद गांव का एक जवान खेत में काम करते करते गायब हो गया। जब लोग उसे खोजने पहुंचे तो खेत से थोड़ी दूरी ऊपर उसका अधमरा शव पड़ा मिला। चेहरे पर पंजे के गहरे निशान और पास ही खून से सनी घास। अब शक गहरा हो चुका था। गांव के बुजुर्ग बोले, ये कोई साधारण शिकारी जानवर नहीं है, ये नरभक्षी है। नरभक्षी, यह शब्द सुनते ही हर किसी के चेहरे पर डर उतर आया, क्योंकि पहाड़ों में नरभक्षी का मतलब था लगातार और बहुत लंबे समय तक गांव वालों की एक एक कर मौत। धीरे धीरे पता चला यह एक बाघिन का काम है, पर एक और रहस्य भी उठना बाकी था। वह रहस्य भी जल्द ही लोगों के सामने आ गया। कुछ शिकारियों ने देखा कि हमले के बाद शव के आसपास सिर्फ बड़े पंजों के नहीं, बल्कि छोटे छोटे पंजों के भी निशान थे। इसका मतलब बाघिन अपने बच्चों को भी इंसानों का शिकार करना सिखा रही थी। यह जानकारी गांव वालों को और ज्यादा डरा देने वाली लगी। उनको लगा पीढ़ियों तक हमारे गांव में और आसपास के इलाकों में बाघिन और उसके बच्चे इंसानों का शिकार करते रहेंगे। एक नरभक्षी परंपरा बनने वाली थी। अगर अभी इसे रोका नहीं गया तो आने वाले सालों तक इंसानों का शिकार होता रहेगा। धीरे धीरे यह खबर चौगढ़ से आसपास के गांव में फैल गई। लोग खेतों में जाना बंद करने लगे। औरतें घर के बाहर कदम रखने से डरने लगी और बच्चे डर के मारे घर पे ही रहने लगे, स्कूल भी नहीं जाते थे। दिन ढलते ही गांव और आसपास का इलाका वीरान हो जाता था। हर घर का दरवाजा अंदर से बंद। लोग तेल के दियों के आसपास बैठकर सिर्फ यही चर्चा करते थे कि आज किसकी बारी होगी। गांव के किसी कोने से अगर कुत्ते के भौंकने की भी आवाज आती
तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती, क्योंकि सबको पता था कि नरबख्शी कहीं भी और कभी भी हमला कर सकती है। अब तक सिर्फ 2 हमले हुए थे, लेकिन गांव वालों के लिए यह काफी था, यह समझने के लिए कि यह कोई साधारण शिकारी नहीं है। ये एक खून की प्यासी शिकारिन थी। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर रात भर जागते, हर आहट, हर सरसराहट, हर आवाज जैसे मौत का संदेशा लगती। और फिर तीसरी घटना हुई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से दहशत में डाल दिया। धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटने लगी। सूरज पहाड़ की ढलानों के पीछे डूब रहा था। आसमान का रंग लाल से धीरे धीरे काला हो रहा था। चौगढ़ गांव की औरतें रोज की तरह जंगल से लकड़ियां काट कर वापस लौट रही थी, लेकिन उस दिन कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि घर से लौटने वालों की गिनती अधूरी रह जाएगी। गांव की एक महिला गंगा देवी सर पर लकड़ियों का गठरा लिए अकेली पगडंडी पर चल रही थी। उसके पीछे पीछे कुछ और औरतें थी। वे बातें करती जा रही थी। बच्चों की शरारतें, खेतों का काम, घर की दिक्कतें, ये सब बातों में उनको ध्यान ही नहीं रहा। गंगा देवी थोड़ी सी तेज चल रही थी। शाम ढलने से पहले उसका मन था कि घर पर जल्दी जल्दी पहुंच जाए। अचानक पगडंडी के बीच से एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी। औरतें ठिठक गई। ये कैसी आवाज थी? शायद जंगली सूअर होगा, किसी ने कहा। गंगा देवी पल भर के लिए रुकी और फिर तेज कदमों से आगे बढ़ी। लेकिन अगले ही क्षण झाड़ियों में से जबरदस्त सरसराहट की आवाज आई और देखते ही देखते गंगा देवी गायब हो गई। पर सुनाई दी उसकी दिल दहला देने वाली चीख, जिसकी गूंजे रात तक लोगों के कान में गूंजती रही। झाड़ियों से एक विशाल काय बाघिन छलांग लगाकर निकली थी, जो गंगा देवी पर टूट पड़ी थी। बाकी औरतें लकड़ियां गिराकर जान बचाकर भागी थी। गांव की ओर उनकी चीखें गूंजने लगी थी। बाघिन, बाघिन आई बचाओ। गांव के लोग मशाले और लाठियां लेकर दौड़े थे, लेकिन जब तक वे पहुंच पाए थे, सब खत्म हो चुका था। गंगा देवी का शव झाड़ियों में पड़ा मिला था। उसका शरीर बुरी तरह से खाया गया था। पास ही खून से भीगी घास और जमीन पर खींचे जाने के निशान। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि शव के पास सिर्फ बड़े पंजे नहीं थे, बल्कि बाघिन के पैरों के निशान के पास छोटे छोटे बाघिन के बच्चों के पैरों के निशान भी थे। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे को देख रहे थे। एक ने कांपती आवाज में कहा, यह साधारण बाघिन नहीं है, यह तो नरबख्शी है। दूसरा बोला, और देखो, उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। ये तो और भी खतरनाक है। माँ अपने बच्चों को इंसानों का शिकार करना सिखा रही है। यह सुनते ही औरतों के चेहरे पीले पड़ गए। बच्चे अपनी माँ की गोद में छिपने लगे और पूरा गांव और आसपास का इलाका मौत की छाया में घिर गया। लोग रात को बाहर झांकने की कोशिश भी नहीं करते थे। पूरी रात दिए की लौ टिमटिमाती थी। कुत्ते भौंकते और अचानक चुप हो जाते। लोग चुपचाप सोने का नाटक करते, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं होती थी। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल होता था, कल किसकी बारी होगी। गांव वाले अब दिन के उजाले में भी जंगल जाने से डरते थे। औरतों ने लकड़ियां लानी बंद कर दी थी। बच्चे स्कूल तो कब का छोड़ चुके थे, लेकिन इंसानी जीवन को तो चलना पड़ता है। किसी न किसी को तो घर से बाहर निकलना पड़ता था। और जब भी कोई घर से बाहर निकलता तो सबकी धड़कनें तेज हो जाती थी। स्कूल गांव से कुछ ही दूरी पर था। हर दिन बच्चे समूह में जाते। उनके बीच 10 साल का एक छोटा सा बच्चा रामू
सबसे चंचल था, हमेशा आगे आगे चलता, बाकी बच्चों से दौड़ में बाजी मार लेता। उस दिन भी वही रास्ते में सबसे आगे था। चलो देखो कौन सबसे पहले स्कूल पहुंचेगा, रामू ने कहा और तेजी से दौड़ने लगा। बाकी बच्चे हंसते हुए उसके पीछे पीछे आ रहे थे। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। पहले तो बच्चों को लगा कि शायद कोई बकरा भाग रहा होगा, मगर अगले ही पल झाड़ियों से एक भयानक दहाड़ गूंजी। रामू कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी आंखों के सामने एक बड़ी सी बाघिन छलांग लगा कर आई, उसकी गर्दन में दांत गड़ाए। रामू की चीख भी नहीं निकल पाई और बाकी बच्चे इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि जैसे आसमान तक उनकी आवाजें पहुंच गई। बच्चे गांव की ओर भागने लगे। बच्चों की आवाज सुनते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। औरतें घरों से बाहर निकली, पुरुष लाठियां और मशाल लेकर दौड़े। किसे उठा ले गई, रामू रामू को पकड़ ले गई। यह बात सुनकर ही सबका दिल दहल गया। रामू जो सबका चहेता था, एक मासूम, हंसमुख और चंचल बालक, अब उसकी जान एक बाघिन के हवाले थी। गांव वाले झाड़ियों की ओर दौड़े, लेकिन वहां सिर्फ एक दर्दनाक नजारा मिला। रामू का फटा हुआ बैग और कुछ चीजें बिखरी हुई, और आगे जाने पर दिखा खून के छींटे और घसीटने के निशान। लोग निशानों के पीछे गए, मगर आधे रास्ते पर ही बाघिन की गुर्राहट सुनाई दी। किसी ने हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन बुजुर्गों ने रोक लिया। रुको, ये हम सबको यहीं खत्म कर देगी। रामू अब नहीं आएगा। रामू की मां चीख कर रोती रही। पूरे गांव में मातम छा गया, और सबसे डरावनी बात यह थी कि शव के आसपास बाघिन के साथ साथ बाघिन के छोटे छोटे बच्चों के भी पैरों के निशान थे। अब यह साफ हो गया था कि यह सिर्फ एक बाघिन का काम नहीं है। बाघिन और उसके बच्चे साथ मिलकर नरभक्षी बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। रामू की मौत ने गांव के हर दिल को झकझोर कर रख दिया था। अब बच्चों को स्कूल भेजना पूरी तरह बंद हो गया था। माएं अपने बच्चों को गोद में चिपकाकर रात भर जागती रहती थी। गांव के बुजुर्ग कहते, यह कोई सामान्य बाघिन नहीं है, यह तो खून की भूखी चुड़ैल है, और उसके बच्चे भी आदमखोर बन चुके हैं। रामू की मासूमियत जंगल की भूख के आगे टिक नहीं पाई, और चौगढ़ की बाघिन अब और भी निडर हो चुकी थी। इंसान का खून उसके लिए सिर्फ भूख नहीं था, बल्कि एक आदत बन चुका था। कहते हैं कि इस बाघिन और उसके बच्चों ने लगभग 64 से भी ज्यादा इंसानों को मार गिराया। गांव वालों ने हर मौत को गिना, हर शव को देखा, और हर बार शव की हालत इतनी भयानक होती थी कि लोग देखते ही बेहोश हो जाते थे। किसी का सिर गायब, किसी के हाथ पांव नोचे हुए, किसी के सीने पर पंजों के गहरे निशान। गांव की चौपाल पर हर रात लोग एक ही बात करते, कल किसकी बारी होगी। अब हालात ऐसे हो गए थे कि खेत बंजर होने लगे थे, औरतें जंगल की लकड़ी तोड़ना छोड़ चुके थे, बच्चों की पढ़ाई कई सालों से रुक गई थी, और लोग घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। किसी ने कहा, अगर यही हाल रहा तो पूरा चौगढ़ गांव भूख से मर जाएगा। गांव वाले अब पूरी तरह निराश हो चुके थे। लोगों ने कहा, अगर कोई हमें बचा सकता है तो कोई एक ऐसा शिकारी जो इस बाघिन को मार के दिखाए। तभी जिम कॉर्बेट आए। कॉर्बेट का नाम सुनते ही जैसे गांव वालों के दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। वह आदमी जिसने पहले कई आदमखोरों को मारकर उसका शिकार किया था। जिम कॉर्बेट ने अब चौगढ़ का हाल सुना तो वह जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा। बाघिन अकेली नहीं, उसके साथ उसके बच्चे भी हैं, और वे सब
इंसान के खून के प्यासे बन चुके थे। कॉर्बेट कई दिनों तक जंगल की खामोशियों में छिपकर बाघिन की हलचल देखते रहे। वह जानते थे कि यह कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि चालाक शिकारी है। एक शाम जब जंगल पर धुंध छाने लगी, कॉर्बेट ने दूर से देखा कि घास हिल रही है और बाघिन अपने बच्चों के साथ निकल रही है। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। कॉर्बेट का दिल भी तेज धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी बंदूक कंधे पर साधी और धीरे धीरे निशाना लिया। धमाका हुआ। गांव में बैठे लोग अपने घरों में चौंक उठे। गोली सीधा बाघिन के देह से टकराई। बाघिन जमीन पर गिरी, लेकिन तुरंत उठी। एक और खूंखार दहाड़ के साथ झाड़ी की ओर दौड़ी। कॉर्बेट ने फिर से निशाना साधा और दूसरी गोली चलाई। इस बार बाघिन जमीन पर गिरी और दर्द से कराहती रही। जंगल की खामोशी उसकी दहाड़ से भर उठी। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। जैसे ही बाघिन गिरी, उसके बच्चे चीखते हुए दौड़ने लगे। कॉर्बेट जानते थे, अगर इन्हें छोड़ दिया तो कल ये बड़े होकर और खूंखार बनेंगे। उन्होंने मशाल उठाई, सावधानी से झाड़ियों की ओर बढ़े। अचानक बच्चे गुर्राते हुए उनके ऊपर झपटे। कॉर्बेट ने नजदीक से गोलियां चलाई और छोटे आदमखोर वहीं ढेर हो गए। गांव में यह खबर जैसे ही पहुंची, लोग घंटों तक नाचते रहे, ढोल बजाते रहे। औरतें भगवान को धन्यवाद करती रही। बच्चे खुशी से उछलते, बुजुर्ग रोते हुए बोले, आज हमारी जिंदगी वापस लौट आई है। गांव की चौपाल पर लोगों ने उस रात पहली बार चैन की नींद ली। सालों बाद शाम ढलने पर घरों के दरवाजे खुले रहे और खेतों में फिर से हल चलने लगे। लेकिन जिम कॉर्बेट के दिल में एक अजीब सा भारीपन था। वह जानते थे कि बाघिन और उसके बच्चे जन्म से आदमखोर नहीं थे। शायद किसी शिकारी की गोली ने उसे घायल कर दिया था, जिससे वह शिकार न कर पाई और इंसानों की ओर मुड़ी। शायद जंगल की भूख उसको आदमखोर की राह पर लेकर आई थी। कॉर्बेट ने अपनी डायरी में लिखा है, आदमखोर पैदा नहीं होते, उन्हें परिस्थितियां बनाती है। चौगढ़ की बाघिन और उसके बच्चे यही बात का सबूत है। इस तरह चौगढ़ की धरती पर फैला हुआ आतंक खत्म हुआ, लेकिन वह कहानी आज भी पहाड़ों की हवाओं में गूंजती है। लोग अब भी कहते हैं कि कभी अगर रात के सन्नाटे में पहाड़ों से दहाड़ की आवाज़ सुनाई दे तो समझ लेना कि यह वही चौपाल की बाघिन है, जिसकी दास्तान हमेशा जिंदा रहेगी। मेरा नाम परम तेवर है और आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, परम तेवर बैक ऑन एयर। ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ किसी और को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी तो उनके साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल पर बने रहें। मैं अगली बार ऐसे ही कोई साहस भरी कहानियाँ लेकर आऊँगा। तब तक गुड बाय, टेक केयर।